हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों के बारे में। ऊर्जा के संसाधनों के अंदर हम ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत की बात कर रहे हैं लेक्चर्स की इस सीरीज़ के अंदर, जहां हम सौर ऊर्जा, पनबिजली, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और बायोमास, इन 6 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बायोडीज़ल के बारे में। अब बायोडीज़ल क्या होता है? जो कई तरह के प्लांट्स होते हैं जिनके तेल का इस्तेमाल डीज़ल बनाने में, यानी उनको केमिकल प्रोसेस के थ्रू उनको कन्वर्ट किया जाता है और उनसे डीज़ल बनाया जाता है। तो इस तरह से बनने वाला जो डीज़ल होता है उसको हम बायोडीज़ल कहते हैं। कई सारे प्लांट्स हैं जैसे जट्रोफा है, अरंडी है, महुआ है, नीम है, जोजोबा सीड्स हैं। इनसे निकलने वाला जो तेल है उसका इस्तेमाल डीज़ल के रूप में डायरेक्टली या प्रोसेस फॉर्म के अंदर किया जा सकता है। तो ये एक एनर्जी का अच्छा सोर्स हो सकता है, क्योंकि हम लगातार प्लांट्स को कल्टीवेट कर सकते हैं और उनसे मिलने वाले जो ऑयल है उसका इस्तेमाल एनर्जी प्रोडक्शन में कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इन जो प्लांट्स होते हैं इनकी खेती के लिए ज़्यादा फर्टाइल लैंड की हमें ज़रूरत नहीं होती, यानी बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत नहीं है इन वनस्पतियों को उगाने के लिए। ज़्यादा सिंचाई भी नहीं चाहिए होती, और एक बार अगर हम इनको सीड्स को डाल देते हैं या इनको उगा लेते हैं पौधों को, तो कई वर्षों तक लगातार इनसे हमें सीड्स या तेल जो है वो मिलता रहता है। और इनके अंदर जो ऑयल का रेशो होता है या परसेंटेज होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी जो टोटल कॉस्ट है इनके प्रोडक्शन की वो बहुत कम रहती है। और जो वेस्ट लैंड्स होती है, जैसे जो डेजर्ट एरियाज़ हैं या फिर जो हिली एरिया है जहाँ की नॉर्मल जो हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं वो इतनी अच्छे ढंग से नहीं हो पाती हैं, उन एरियाज़ के अंदर भी ये जो बायोडीज़ल वाले प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे से उग सकते हैं। तो उस तरह से हम वेस्ट लैंड का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। बायोडीज़ल जो होता है वो बेसिकली एथाइल अल्कोहल होता है, और इसके यूज़ करने के, यानी बायोडीज़ल को इस्तेमाल करने के कई सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि इसमें ज़्यादा हम इंजन को चेंज नहीं करते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि हमें अगर बायोडीज़ल इस्तेमाल करना है तो हमें अपनी गाड़ी को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा या ख़ास तरह की गाड़ियाँ ख़रीदनी पड़ेंगी। डीज़ल जो कार्स या गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर इस बायोडीज़ल का इस्तेमाल छोटे मोटे मॉडिफिकेशन के बाद इजीली किया जा सकता है। ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती गाड़ियों को, या नई विशेष गाड़ियाँ खरीदने की या विशेष इंजन खरीदने की, लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग इंजन होते हैं उनमें उसी फॉर्म में या थोड़े से बहुत मॉडिफिकेशन के साथ इसको ईजीली इस्तेमाल किया जा सकता है। हम इसे जो बेसिक डीज़ल होता है, जो पेट्रोलियम डीज़ल होता है, उसके साथ मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं या अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग रेशो रहता है, दैट डिपेंड्स, टाइप टू टाइप वेरी करता है। फिर जो समुद्री उद्योग हैं वहाँ पे इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो समुद्र जहाज़ वगैरह हैं उनके अंदर। फिर इनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या बाकी जो गैसेस हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होता है। यानी पेट्रोल को या कोयला को या पेट्रोल को, डीज़ल वगैरह को जलाने से जो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम रहती है वो इसकी बहुत कम होती है। नॉर्मल डीज़ल के मुकाबले 67% कम जो है पोल्यूशन जो है ये क्रिएट करते हैं। यानी अगर हम कहें कि डीज़ल 100% पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो ये उसके कंपैरिजन में सिर्फ 1/3 यानी 33% पोल्यूशन ही करेंगे। और ये जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके यूरो 3 मानक के स्तर का ईंधन है, यानी वहाँ पे अच्छे जो स्टैंडर्ड माने जाते हैं डीज़ल के, उनमें काउंट किया जाता है इसको। और इसके जो इंजन के वाहन हैं वो माइलेज अच्छी देते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि इसको यूज़ करने से जो माइलेज है कार की या फिर जो गाड़ी है उसकी माइलेज पे कोई असर पड़ेगा या कम हो जाएगी माइलेज। ये भी बहुत अच्छी माइलेज देते हैं बाकी जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं या ईंधन वगैरह हैं उनकी तुलना में। इनको इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है? पहली बात तो बायोमास जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स भी है और अनलिमिटेड रिसोर्स भी है। क्यों? क्योंकि जब हम एक बार फसल काट लेते हैं हम दोबारा फसल उगा सकते हैं, हम तीसरी बार भी उगा सकते हैं, हम बार बार फसल को उगा के जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वो कंटिन्यूस उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए जो एक ऊर्जा का विश्वसनीय स्रोत के रूप में इसको माना जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती भी है इसके, यानी बायोमास को जलाने से जो एनर्जी निकलती है या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको भी रीअब्जॉर्ब किया जा सकता है, यानी उसके निकलने को और भी ज़्यादा कई टेक्निक्स होती हैं उनकी मदद से जो CO2 की प्रोडक्शन है उसको और भी ज़्यादा घटाया जा सकता है, यानी पोल्यूशन का जो लेवल है उसको और भी ज़्यादा
जा सकने के जो चांसेस हैं वो हैं इसके अंदर। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पशुधन बढ़ रहा है, ह्यूमन नीड्स बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हमारी खाने की खुद की ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हैं कि ऑलरेडी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो हमारे खुद के जो फीडिंग नीड्स हैं उनके लिए ही पूरी नहीं पड़ती। ऐसे में ज़मीन का इस्तेमाल इस तरह के पौधों को लगाने में करना थोड़ा सा महंगा साबित हो सकता है। तो भूमि का उपयोग जो है अगर ऊर्जा फसलों के लिए किया जाएगा तो जो नॉर्मल एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, जो खाद्यान्न हैं, उनके लिए जो उपलब्ध ज़मीन है उसकी मात्रा कम हो जाती है। दूसरी है कि इसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस फसलों को उगाने के लिए पानी की मात्रा ज़्यादा लगती है, तो थोड़ा सा वो एक प्रॉब्लम वाला इशू है। नेक्स्ट आता है भूगर्भिक ऊर्जा। भूगर्भिक ऊर्जा का मतलब होता है कि जब ज़मीन की गहराइयों से ज़मीन की गर्मी का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं भूगर्भिक ऊर्जा। ज़मीन के अंदर हर 64 मीटर अगर हम गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाता है। यानी हम जैसे जैसे ज़मीन में गहराई की ओर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो और आपने कई जगह पे गर्म पानी के झरने या स्रोत भी देखे होंगे। तो यानी इसके जो ज़मीन के नीचे कई जगहों पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट इकट्ठी होती है। इस हीट का इस्तेमाल जो होता है या फिर जो ज्वालामुखी के लावा होता है या जो गर्म चट्टानें या गर्म पानी के स्रोत होते हैं उनका इस्तेमाल जब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है तो उसे हम कहते हैं भूगर्भिक ऊर्जा के स्रोत। जैसे भूगर्भित गर्म जल है और गर्म चट्टानें हैं, लावा है, इन सब का इस्तेमाल करके भी एनर्जी जो है या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जा सकती है। फ़ायदा क्या है? ये एक कंटिन्यूस सोर्स है। हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो सेंटर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, पिघली हुई चट्टानों के रूप में है वो, तो उससे जो हीट है वो बाहर की ओर लगातार निकलती रहती है। तो वो चट्टान जो गर्म चट्टानें या गर्म जो भूतापीय ऊर्जा है वो एक कंटिन्यूस सोर्स है एनर्जी का। अब यहाँ जो गैसें प्रोड्यूस होती हैं या जो एनर्जी बनती है उसके अंदर ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए क्योंकि हम कुछ जला नहीं रहे हैं एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा जो ऑलरेडी जला हुआ है या ऑलरेडी जो गर्मी है हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए एयर पोल्यूशन नहीं होता है। कोई ईंधन की लागत नहीं है क्योंकि हम कोई भी एनर्जी इनपुट नहीं दे रहे हैं, ऑलरेडी जो ज़मीन की हीट है हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए एनर्जी इनपुट नहीं है या ईंधन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कॉस्ट भी कम रहती है। प्रॉब्लम क्या है कि हम तो यहाँ कुछ नहीं जला रहे हैं ईंधन संयंत्र के अंदर लेकिन बाय नेचर तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो जल रहा है, जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज है वहाँ पर वो लगातार प्रोड्यूस होती रहती है, हीट जो है वो लगातार बढ़ती रहती है। और दूसरी बात ये है कि इन संयंत्रों को लगाने में वही बात है कि बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे खर्च किए जाते हैं या मतलब पैसे लगाने पड़ते हैं, तो जो कॉस्ट है इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस स्रोत या इस सोर्स का इस्तेमाल हम सिर्फ उन्हीं जगहों पर कर सकते हैं जहाँ की ज्वालामुखी गतिविधियाँ, यानी ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी भूगर्भीय ताप संयंत्र जो वो लगा सकते हैं। सिर्फ नेचर ने जो एरियाज़ बनाए हैं, नेचर ने जो एरियाज़ फिक्स किए हुए हैं, ज्वालामुखी जहाँ पे हैं, गर्म पानी के स्रोत जहाँ पे है, लावा जहाँ फूटता है, वो नेचर के सेट किए हुए पॉइंट्स हैं। हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह के ऊपर इस तरह के संयंत्र नहीं लगा सकते। बाय नेचर जहाँ पे ये सोर्स अवेलेबल है हम उन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अपनी नीड से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से संयंत्र नहीं लगा सकते। हम इस चीज़ के लिए नेचर के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड हैं। और टाइमिंग का भी फ़र्क रहता है। ऐसा तो नहीं कि ज्वालामुखी लगातार फटते रहते हैं, टाइमिंग वगैरह का भी रहता है और टाइम के साथ उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है।